हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आपका स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के PYQ की। इन PYQ सीरीज में हमने विधायिका के पहले 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज तीसरा विधायिका पर ही लेक्चर है और ये हमारा टोटल 15वां वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी के पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा आए हुए क्वेश्चंस पर डिटेल्ड चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार निम्नलिखित में से किससे आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आप अगर संचित निधि से धन निकाल रहे हैं तो वो धन कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 144 यानी कि आर्टिकल 144 यह प्रावधान करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद से विनियोग विधेयक पारित करके निकाला जाएगा। यानी कि अगर आप संचित निधि से 1 रुपया भी निकालना चाहते हैं तो आपको भारतीय संसद से उसे पारित कराना होगा। विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल आप 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं भारत की संचित निधि का। तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा भारत की संसद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व का श्रेय किसको दिया जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि, सार्वजनिक खाता, समेकित कोष, जमा और अग्रिम कोष। ठीक है, देखिए, भारत सरकार में जितना भी इनकम हो रही है, जो भी पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा भारत में कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट एक दूसरा अकाउंट होता है, लेकिन इसमें इनकम्स नहीं होती हैं। इसमें बेसिकली वे डिपॉजिट्स होते हैं भारत सरकार के, जो भारत सरकार को एक समय के बाद वापस करने होते हैं। तो जितना भी खर्च होना है और जितना भी आना है वो सब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। तो संविधान का अनुच्छेद 266 प्रोविजन करता है समेकित निधि का और लोक लेखों का, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने इन दोनों पर बहुत डिटेल में चर्चा करी है। और 267 जो है, यह अनुच्छेद जो है वो आकस्मिकता निधि की बात करता है। आकस्मिकता निधि की बात करता है। तो जो आपकी समेकित निधि होती है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसी में भारत सरकार की प्रत्येक आय, ठीक है, भारत सरकार की प्रत्येक आय, चाहे वह आय टैक्स से हो, कर से हो, टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों, ड्यूटीज जो आप कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा जो भी लेते हैं, ड्यूटीज, टैक्सेस, अगर भारत सरकार को कुछ लाभांश प्राप्त हो रहा है तो वह लाभांश भी इसी में जाएगा। इसके साथ साथ यदि अगर भारत सरकार को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जो सार्वजनिक निगम है, उनसे कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो लाभ भी कंसोलिडेटेड फंड में ही जाएगा। अगर भारत सरकार ने कुछ ऋण दे रखे हैं और उसका भुगतान प्राप्त हुआ है तो वह भी आपके संचित निधि में ही जाएगा। ये सब अनुच्छेद 266 के अंतर्गत रेगुलेट होंगे। तो अगर इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि करों व अन्य प्राप्तियों को हम कहां ले जाएंगे, तो आपको अब पता है कि इसका सही जवाब सी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये सारा का सारा जमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि जब लोकसभा द्वारा वार्षिक केंद्रीय बजट पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा। यानी कि अगर भारत में संसद नहीं पास कर पा रही है लोकसभा से बजट, तो क्या उसके प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव ये कहा जा रहा है, बजट को संशोधित और फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा कह रहा है, बजट के सुझावों के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। चौथा कह रहा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र को प्रस्तुत करता है। ठीक है, देखिए,
जो बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति के नाम से केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बजट वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत भारत सरकार अगले आने वाले समय में जो भी पैसा उसे खर्च करना है उस सबका विवरण और जो भी इनकम होनी है उन सबका विवरण देती है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। अगर मान लीजिए कि लोकसभा से बजट पारित नहीं हुआ, ठीक है, अगर हम संसद में लोकसभा से अपने बजट को भी सरकार पारित नहीं करवा पा रही है, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो सरकार बजट पारित नहीं करवा पा रही है वो सरकार आगे चलेगी कैसे, क्योंकि उसके पास खर्च के लिए कोई पैसा नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि जो सरकार इतना बहुमत नहीं है कि वो अपना बजट पारित कर ले, तो वो सरकार रन करने लायक ही नहीं है। तो वास्तव में बजट अगर लोकसभा से पारित नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि जो सरकार अपना बहुमत नहीं जो सरकार अपना बजट पारित ही नहीं कर पा रही है उसके पास बहुमत कहां से होगा। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार का बहुमत खो गया है, यह दिखाता है कि हमारा लोकसभा से बजट हम नहीं पारित करवा पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र ही देना एकमात्र विकल्प है। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। लेखानुदान का मतलब होता है, इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, और ये इंटरिम बजट होता है। ये होता है आपका इंटरिम बजट। तो देखिए लेखानुदान क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, और इंटरिम बजट क्या होता है यह भी समझ लीजिए, फिर हम ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है, और इसको शायद पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था, कि वोट ऑन अकाउंट वो पैसा है जो भारत सरकार एडवांस के रूप में बजट पारित होने की अवधि में मांगती है संसद से। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि बजट पास होने और वित्तीय वर्ष शुरू होने के बीच में एक अंतराल होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष पहले शुरू हो जाता है और बजट पारित होने में समय लगता है। तो चूंकि वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, तो भारत सरकार के खर्चे हैं जिन्हें उन्हें करना ही करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस समस्या से निपटने के लिए वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान भारत सरकार पेश करती है। और यह जो लेखानुदान होता है यह अमूमन कुल बजट का जो बजट एस्टीमेट है उसका 1/6 होता है। ठीक है, इतना पैसा वो एडवांस में मांग लेती है अपने खर्चों के लिए। ठीक है, कि हमारे अभी जो खर्चे हैं वो हम करते रहेंगे, बाकी सारी चीजें जब बजट पास होगा तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इंटरिम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है कि जब भी कभी कोई सरकार यह मान के चलती है कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की स्थिति आ गई है, अगली सरकार जो भी बहुमत से बनेगी उसे अपना पूर्ण बजट पेश करना होगा, तो कोई भी सरकार जिसे ये लगता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव होने हैं या उसके आसपास ही चुनाव होने हैं, तो आपको हमेशा एक इंटरिम बजट या अंतरिम बजट पेश करना होता है। या लगभग मिनी बजट जैसा आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें सारे प्रावधान बजट जैसे ही होते हैं और सरकार चुनाव में जाने से पूर्व अमूमन इस बजट को पेश करती है। ठीक है, तो जो आपका अंतरिम बजट है ये नॉर्मली क्या होता है, चुनाव पूर्व जो है सरकार द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि इलेक्शन से पहले भारत सरकार पेश करती है। ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद आपकी गारंटी नहीं है कि आप ही की सरकार बनेगी, तो अगली सरकार अपने वित्तीय जो नीतियां हैं उन्हें लागू करना चाहेगी। तो ये एक वाइज डिसीजन है कि आप चुनाव पूर्व एक छोटा बजट पेश करिए तब तक के लिए जब तक नया चुनाव होकर के नहीं आ जाता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है लेखानुदान के प्रावधान का उपयोग एक नियमित सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक लापरवाह सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रावधान है। अंतरिम बजट किसी भी तरीके से लापरवाह सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रावधान नहीं है, यह एक उत्तरदायी लोकतांत्रिक सरकार का एक बेहतर
विकल्प है जहां पर आप चुनाव में जाने से पूर्व नैतिकता पूर्वक यह मानते हैं कि अगर हमारी पार्टी का चुनाव नहीं जीता, हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो अगली सरकार अपनी वित्तीय नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करे। इसके लिए वो एक सामान्य सा मिनी बजट लेकर के आती है, जिसको हम अंतरिम बजट कह रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट इस नजरिए से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लेखानुदान केवल सरकार के बजट के खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर वोट ऑन अकाउंट है तो कुल बजट का 1/6 मांग लिया, और इस 1/6 में से जो भी पैसा मिला उससे हमने अपने खर्च चलाते रखा जब तक बजट पास नहीं हुआ। तो वास्तव में जो लेखानुदान है वह खर्च से ही संबंधित है। यह बात तथ्यात्मक रूप से सही है, ठीक है। दूसरी बात, जो इंटरिम बजट है उसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों, क्योंकि ये प्रॉपर बजट है, बस केवल जो आकार है वो छोटा है, एक छोटी अवधि के लिए बनाया गया है। तो लेकिन ये है बिल्कुल बजट जैसा ही। इसमें जो भी बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर का मेथड होता है, सेम मेथड यहां पर फॉलो होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 80 में बी लगाएंगे, केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या व्यय विभाग? ठीक है। तो देखिए, बजट तैयार करना, बजट को प्रस्तुत करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्यों का विभाग जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, इसका काम है बजट बनाना। इसका एक बजट डिवीजन भी होता है इस विभाग में। वो बजट डिवीजन जो है बजट बनाता है और पेश करता है। तो आर्थिक मामलों का विभाग इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसमें बी लगा दीजिए, बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी राज्य की विधानसभा में एक सीट के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न विधानसभाओं को लेकर के हैं। प्रश्न का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा विधानसभा में, यानी कि जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष चुन करके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें संविधान के प्रावधान के अनुसार 450 यानी कि 450 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह कहता है, अनुच्छेद 170 यह कहता है कि विधानसभाओं में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन राज्यों में 60 से कम विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है। कुछ राज्यों में 60 से कम विधानसभा सदस्य हैं, जैसे कि सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा और मिजोरम, ठीक है। सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा और मिजोरम, ठीक है। तो जैसे इन विधानसभाओं में 60 से कम सदस्य भी हैं। हालांकि संविधान ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपकी सिक्किम विधानसभा है, ठीक है। तो जो सिक्किम विधानसभा है ना, उसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं,
पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं विधानसभा में, गोवा में 40 हैं और मिजोरम में 40 हैं। ठीक है, 32 हैं आपके सिक्किम में, 30 हैं पुडुचेरी में, गोवा और मिजोरम में 40 हैं। जबकि संविधान ने क्या कहा था कि आपको न्यूनतम 60 सदस्य रखने हैं। तो ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी। अब प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसे आपको कमेंट में बताना है, और वो कमेंट ये है कि किसको ये प्राधिकार है कि वह 60 से कम सदस्यों वाली विधानसभा का अलॉटमेंट कर सके। यह अधिकार क्षेत्र किसका है? राष्ट्रपति का, संसद का, चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने नंबर्स इसीलिए दे दिए कि आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे अब आपको आगे से याद रहे। दूसरा पॉइंट यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी विधानसभा में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए संविधान में अनुच्छेद 173 है, अनुच्छेद 173 है, जो ये कहता है कि विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए सदस्य बनने के लिए। और अगर हम इस नजरिए से देखें तो यह स्टेटमेंट सही है। इसमें कहा गया है कि अगर 25 वर्ष का नहीं है तो वह सदस्य नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो आपके लिए आपको पता चल गया कि इसमें केवल 2 सही है, एक गलत है। ठीक है, तो आप इसमें बी लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, और 83 कह रहा है कि केवल राज्यसभा के पास यह घोषणा करने की शक्ति है कि राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाना संसद के लिए राष्ट्रीय हित में होगा। दूसरा, आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाले प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है उस पर तो मुझे लगता है मैंने पिछले दोनों वीडियोस में चर्चा करी है। आज फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि राज्यसभा के पास दो मामलों में बहुत ही विशिष्ट शक्ति है। ठीक है, एक है आपका अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, जिसमें कहा गया है कि राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में राष्ट्रहित में वो कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में कानून लाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जाएगा। ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। इसके साथ साथ एक और अनुच्छेद है, और दूसरा अनुच्छेद है आपका 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो यह प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही लाया जाएगा पहले। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखें तो पहला पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, यह केवल राज्यसभा के पास पावर है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाले प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाएंगे। देखिए संविधान के प्रावधान के अनुसार अगर आपने आपातकाल लगाया है इस देश में, ठीक है, तो आपातकाल की उद्घोषणा के बाद इसको संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा, दोनों सदनों से पारित कराना होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा का एक स्पेशल पावर है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो इसको समाप्त करने का प्रस्ताव
केवल लोकसभा में आएगा। ठीक है, केवल लोकसभा में आएगा, मतलब राज्यसभा का राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने से कोई लेना देना नहीं है। बाकी अगर कभी भी कोई भी आपातकाल लगाना है तो उसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, तभी वो प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है वो आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये अनुमोदन की बात कर रहा है। अगर यहां पर समापन लिखा होता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसमें लगाएंगे केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, विनियोग विधेयक को कानून बनाने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल है उस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, बिना दोनों सदनों से पास कराए वो लागू नहीं होगा। विनियोग विधेयक द्वारा किए दिए गए विनियोग को छोड़कर भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। ये बात मैंने अभी आपको पहले प्रश्न के समय ही बताई थी कि अगर संचित निधि से 1 रुपया भी निकालना है तो आपको संसद से विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। बिना विनियोग विधेयक पारित किए आप संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगला, नए करों के प्रस्ताव के लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले से लागू करों की दरों में बदलाव करने के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, देखिए कोई भी टैक्स है, ठीक है, तो चाहे वो कर हो या कर संरचना हो, चाहे वो नया कर हो, कोई भी न्यू टैक्स आप लगा रहे हैं, या आप कर संरचना में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्लैब चेंज कर रहे हैं, रेट्स बढ़ा घटा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको संसद से पारित करानी होगी। ठीक है, संसद से पारित करानी होगी। जो वित्त विधेयक होता है ना बेटा, जो वित्त विधेयक है, जो फाइनेंस बिल है, जो सरकार की, देखिए वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक वास्तव में सरकार की बजट की इनकम साइड को दिखाता है कि उसको कहां से पैसा आएगा। ठीक है, जो अप्रोप्रिएशन बिल था वो दिखाता है कि हमें कहां खर्च करना है। तो जो इनकम वाला पोर्शन है, जो वित्त विधेयक है, वह भी एक प्रकार से धन विधेयक ही है। ठीक है, उसको सारी क्वालिफिकेशंस मिलती हैं धन विधेयक की। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी चेंज करना है, अल्टरेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है या नया टैक्स भी लगाना है, तो आपको पुनः उसे संसद से पास कराना होगा। बिना संसद से पास कराए आप वित्त विधेयक में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट तो आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट है कि भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए 110 के अंतर्गत जो धन विधेयक है उसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्टेटमेंट पूर्णतः सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को वह आधार बनाना होता है जिस पर वह आधारित होता है। ठीक है, देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, वह विपक्ष द्वारा सरकार से बहुमत साबित करने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, सेंसर मोशन जिसको कहते हैं। तो जो निंदा प्रस्ताव होता है ना, निंदा प्रस्ताव जो होता है, इसमें आपको आधार बताना होता है। आपको बताना होता है कि आप किस आधार पर सरकार के कामों की या मंत्री की या सरकार की, देखिए निंदा आप केवल सरकार और पूरी सरकार की कर सकते हैं या किसी इंडिविजुअल मंत्री की भी कर सकते हैं। तो निंदा प्रस्ताव में आधार बताना जरूरी है। ठीक है, बिना आधार बताए
आप निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते, और जो आप आधार बताएंगे उसी आधार पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, अगर पारित होता है तो। ठीक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सदन में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कारण बताने की, आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको आधार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी भी आधार को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये ले आइए कि सरकार का बहुमत, सरकार का विश्वास सदन में नहीं है, तो सरकार को विश्वास साबित करना पड़ेगा, और विश्वास साबित करने का मतलब होता है बहुमत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव वह आधार बनाना होता है जिस पर वह आधारित होता है। तो यह स्टेटमेंट तो आपका गलत है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट कह रहा है नियम 198, लोकसभा का नियम 198 में लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के मामले में स्वीकार्यता की शर्तें रखी गई हैं। यह बताया गया है कि किन किन नियमों के अंतर्गत इसे स्वीकार किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। अगला, एक बार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 10 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, स्वीकार हो गया है, तो 10 दिन के भीतर उस पर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह भी तथ्य सही है। और इटली में सरकार को संसद के दोनों सदनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इटली की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सरकार का बहुमत दोनों सदनों में होना चाहिए, तभी वो सरकार चलती है। तो यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। हालांकि इसमें पहला ही गलत था, तो बाकी अपने आप ही सही होंगे, इसी वजह से प्रश्न इस तरीके से है। तो कोई इश्यू नहीं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति है, लेकिन सत्रावसान पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को बुला सकता है। दूसरा, जब तक इसे जल्दी भंग न कर दिया जाए या कार्यकाल का विस्तार न किया जाए, 5 साल की अवधि के अंत में समय के साथ लोकसभा का स्वतः विघटन हो जाता है, भले ही राष्ट्रपति विघटन का कोई औपचारिक आदेश जारी न किए हों। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सत्रावसान केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ठीक है, सत्रावसान, और सत्रावसान पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को बुला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सदन की कार्यवाही की नियम है, ठीक है, उसमें 2 तरीके से जो है स्थगन होता है। ठीक है, कार्यवाही में 2 तरीके से स्थगन होता है। स्थगन को एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एक तो आपका स्थगन होता है जिसको हम एडजर्नमेंट कहेंगे, और दूसरा होता है अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। एडजर्नमेंट साइने डाई। ठीक है, देखिए, होता क्या है कि आपने भी कभी सदन की कार्यवाही शायद देखी हो, तो जब भी आपने देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि कार्यवाही चलते समय सदन में गहमा गहमी शुरू हो गई है, पक्ष और विपक्ष परेशान कर रहे हैं, कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं सुचारू रूप से, तो लोकसभा अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष उस समय क्या करते हैं? वे कहते हैं कि हाउस को 2 बजे तक एडजर्न किया जाता है, या हाउस को 3 बजे तक एडजर्न किया जाता है, या हाउस को कल तक के लिए एडजर्न किया जाता है। तो जब भी कभी सदन के अध्यक्ष एक समय बताते हुए स्थगन कर दें सदन का, मतलब थोड़े समय के लिए गैप दें, लेकिन कब दोबारा मिलेंगे ये बता दें, तो उसको हम स्थगन कहते हैं। तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? स्थगन, एडजर्नमेंट। ओके, लेकिन जब सदन के अध्यक्ष बिना अगली बैठक का तिथि बताए या समय बताए हाउस को एडजर्न कर दें, तो उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। ठीक है, तो एडजर्न करना और एडजर्नमेंट साइने डाई करना,
ये दोनों लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास पावर है। ठीक है, यानी कि सदन का अध्यक्ष ये दोनों चीजें कर सकता है। लेकिन भारतीय संविधान यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि सदन को बुलाना, ठीक है, सदन का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये दोनों केवल राष्ट्रपति ही करेंगे। ये करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को नहीं है। ठीक है, तो सत्रावसान और सत्र को बुलाना ये राष्ट्रपति का काम है। एडजर्नमेंट करना और अनिश्चितकालीन स्थगन करना ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। जब तक इसे जल्दी भंग न कर लिया जाए या कार्यकाल का विस्तार न किया जाए, 5 साल की अवधि के अंत में समय के साथ लोकसभा का स्वतः विघटन हो जाता है। ठीक है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन का कोई औपचारिक आदेश जारी न किया गया हो। तो देखिए, लोकसभा जिस दिन अपनी पहली बैठक करती है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग से लेकर अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। अगर उसको भंग पहले कर दिया गया तो खत्म हो जाएगा, या उसको किसी कारण से एक्सटेंशन दे दी गई तो बढ़ भी जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर सदैव इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इस डेट से लेकर 5 वर्ष समाप्त होने की डेट तक वो कार्य करती है। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होंगे वह स्वतः ही विघटित हो जाएगी। इसके लिए किसी भी अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेसिडेंट को कोई भी ऑर्डर जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन भंग होने के बाद भी सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में यह एक विशिष्ट शक्ति है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो बाकी सांसदों की तरह 5 वर्ष नहीं होता। ठीक है, पद संभालने की तिथि से लेकर ये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और उसकी पहली बैठक ना हो जाए। जिस दिन उसकी पहली बैठक होगी उसके पहले वो रिजाइन कर देगा। लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि अगर आप आसान भाषा में इस बात को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली नहीं होता। ठीक है, उसकी रेजिग्नेशन से तुरंत अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए इलेक्शन ना हो जाए, नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और उसकी पहली बैठक ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में अनुच्छेद 94 में वर्णित भी की गई है। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 94 में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसमें आप ऑप्शन डी पर जा सकते हैं जहां पर तीनों के तीनों आपको सही दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों पर समितियों से जुड़े होते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह कह रहा है कि संसदीय मामलों के मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के समग्र निर्देशन में काम करते हैं। ठीक है, तीसरा, संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि पर संसद सदस्यों को नामित करता है। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट है आपका, वो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो लोक लेखा समिति है और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो सार्वजनिक उद्यमों पर समिति है, इन दोनों में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों समितियों में मैंने आपको सदस्य संख्या एक वीडियो में पहले वीडियो में ही शायद बताई है, जिसमें क्या है कि इन दोनों समितियों में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति जो होती है, जो जिसे हम एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका अध्यक्ष सदैव जो है वो सत्ताधारी दल का सांसद होता है, विपक्ष का नहीं होता। जबकि आमतौर पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका अध्यक्ष विपक्ष का सांसद होता है। ठीक है, तो ये आप एडिशनल याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? संसदीय मामलों का मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति
के समग्र निर्देशन में काम करता है। देखिए, जो आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, संसदीय मामलों का जो मंत्रालय है, वह मंत्रालय जो है वास्तव में काम करता है आपका कैबिनेट समिति जो होती है संसदीय मामलों की, उसके अंतर्गत। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों की एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। जैसे इस समय जो कैबिनेट संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है ना, इस समय उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री कर रहे हैं, ठीक है। और यह मंत्री, ये जो समिति के अध्यक्ष, ये जो समिति होती है, वह समिति क्या करती है, जो संसदीय मामलों का मंत्रालय होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, उसको डायरेक्शंस देती है और उसके डायरेक्शंस के अंतर्गत ही वो काम करती है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि यहां पर संसदीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो ये कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि पर संसद सदस्यों को नामित करता है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 77 सब क्लॉज 3। यह जो अनुच्छेद है, यह एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स से रिलेटेड है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति कार्य नियमों का वितरण करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनते हैं 1961 में, 1961 के कार्य वितरण अधिनियम के अंतर्गत, कार्य वितरण अधिनियम 1961 के अंतर्गत, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री को यह पावर दी गई है कि वो विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में सांसद सदस्यों के नाम को नामित करे। तो यह कार्य वितरण अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण आप इसमें डी को लगाएंगे, 1, 2 और 3, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट में विषय हैं, उन विषयों में, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है, उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है, तो यह शक्ति किसके पास है? क्या यह राष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, संसद करेगी, या केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय करेगा, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 138 ये कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उसे संसद बढ़ा सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ये अनुच्छेद 138 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 138 जो है वो कहता है कि संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है, क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को देख रहे हैं तो सी ऑप्शन आपको डायरेक्टली मिल रहा है, जो कि करेक्ट जवाब भी है। तो संसद के पास यह पावर है कि वो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विस्तार कर दे। अगला प्रश्न यह है कि लोकसभा का कार्यकाल किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान इसे एक बार में 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, जो लोकसभा का कार्यकाल है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि आप जो है लोकसभा को जिस दिन से उसका गठन हुआ तब से लेकर 5 साल का कार्यकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों, लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और यह कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है,
ठीक है, या किसी भी अन्य स्थिति में भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इसे बढ़ाना है तो इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी जरूरत है तो आप फिर से प्रस्ताव ला करके फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जब भी बढ़ाएंगे, ये संसद के लिए भी सेम है और विधानसभा के लिए भी सेम है, जब भी बढ़ाएंगे, लेकिन विधानसभा के लिए संसद का ही नियम चलेगा। संसद चाहेगी तभी विधानसभा का बढ़ेगा और संसद का कार्यकाल खुद संसद बढ़ाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी कार्यकाल का विस्तार करना है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए करना होगा। आपातकाल खत्म होने पर या जो घोषणा है वो खत्म होने पर अधिकतम 6 माह तक आपकी जो विधायिका है काम कर सकती है, उसके उपरांत नई विधायिका का गठन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसे 1-1 वर्ष करके बार बार बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे पास उदाहरण है 5वीं लोकसभा का। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, यानी कि 2 वर्ष तक बढ़ाया गया था और ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। तो जब भी कभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी है तो आप विधायिका का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आपका सी पॉइंट सही है, बाकी पॉइंट्स गलत है। चलिए 89 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। भारतीय संसद प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? ठीक है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर हम लोगों ने देखा है कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर, ये बहुत ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है ना, इससे आपको क्वेश्चन संसद वाले यानी विधायिका वाले सेगमेंट में भी और जुडिशरी वाले सेगमेंट में भी मिलेगा जरूर। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इस पर आपको क्वेश्चन लगभग बार बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से नियंत्रण करेगी? संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के माध्यम से, प्रशासकों को समय समय पर रिपोर्ट भेजकर या रिट जारी करने के लिए कार्यकारी को मजबूर करके। तो जैसा कि मैंने आपको इस बारे में पहले भी बता रखा है कि संसद का प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए मुख्य तौर पर जो तरीके हैं, ठीक है, नियंत्रण के मुख्य तरीके क्या हैं? पहला तो जो है वो है समितियां। ठीक है, सरकार संसद समितियां बनाएगी जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। दूसरा तरीका है प्रश्न, अलग अलग तरीके के प्रश्न और अलग अलग तरीके के प्रश्नों को पूछकर वो ऐसे कर सकती है। और तीसरा तरीका है प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जो विपक्ष लाती है उसके द्वारा भी वो सरकार पर, प्रशासन पर नियंत्रण ही स्थापित करती है। तो अगर इस जानकारी के साथ हम इन ऑप्शंस में जाएंगे तो सिंपली संसदीय समितियों के माध्यम से संसद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो बहुत आसान सा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के एक सदस्य को बोलने से रोकने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए, अगर सदन में अध्यक्ष किसी भी सदस्य से कहते हैं जिसके बोलने की बारी थी और बोल रहा था, उससे ये कहते हैं कि अब आप बैठ जाइए, अब हम दूसरे सदस्य को बोलने का मौका देते हैं। ठीक है, तो एक सदस्य को बिठाकर अन्य सदस्य को बोलने का मौका देना आपका यील्डिंग ऑफ द फ्लोर कहलाता है। यील्डिंग ऑफ द फ्लोर कहलाता है, यानी कि इसमें एक सदस्य बोल रहा था, उसको बोलना अलाउ ना करके दूसरे से कहा गया अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और शब्द भी यहीं पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप समझ लीजिए। डिकोरम यानी मर्यादा। मर्यादा का मतलब है कि संसदीय नियमों के अंतर्गत आपको जो भी करना है वह आप कर सकते हैं। ठीक है, संसदीय नियमों और परंपराओं को पालन करना डिकोरम है। ठीक है, इसी को हम डिकोरम कहते हैं। ठीक है, अगला है क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर वास्तव में इसका मतलब ब्रिटिश संसद में और भारतीय संसद में थोड़ा अलग है। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब यह है कि आप अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में स्थिति यह है, ब्रिटेन में इसका मतलब यह है कि
आप अपने सत्ताधारी दल, अगर या आप विपक्ष के सांसद हैं तो विपक्ष को छोड़ करके दूसरी पार्टी में, एक पार्टी से जिस पार्टी के आप सदस्य हैं उसके बजाय, उसके प्रस्ताव को समर्थन करने के बजाय यदि आप दूसरी पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो इसको क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन इंडिया में जब क्रॉसिंग द फ्लोर की बात की जाती है तो यहां पर इसके मायने थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। यहां पर इसके मायने थोड़े से अलग होते हैं और यहां पर इसका मतलब है कि जब एक सदस्य बोल रहा है और वो बोल रहा है लोकसभा के अध्यक्ष से, ठीक है, तो जब सदन का सदस्य लोकसभा को संबोधित करते हुए कुछ बोल रहा है और उसके बीच से कोई सदस्य चला जाए तो इसको भारतीय संसद में क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है। तो अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष वो बोल रहे सदस्य के मध्य अगर कोई गुजर जाए तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर, ठीक है। डिकोरम क्या था? जो भी संसदीय नियम और प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना, ठीक है। नियम और प्रक्रियाओं का पालन, नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना क्या कहलाता है? आपका कहलाता है डिकोरम, ठीक है। इंटरपेलेशंस यानी अंतर प्रश्न का मतलब है सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने का जो अधिकार है उसको हम इंटरपेलेशंस कहते हैं। तो सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार क्या कहलाता है? वह कहलाता है इंटरपेलेशंस या अंतः प्रश्न, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो भारतीय संसद में इस्तेमाल की जाती है। संसदीय शब्दावलियों को आपको अलग से नोट करके तैयार करना चाहिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी के अलग अलग मीनिंग होते हैं जो कि सामान्य शब्दावलियों वाले नहीं होते हैं। तो आपको एक सजेशन ये है कि आप लोग संसदीय शब्दावली और संसदीय रूल, जो मेजर रूल हैं डिस्कशन के, डिबेट के और वोटिंग के, उनको आपको अलग से, लोकसभा और राज्यसभा के नियम अलग अलग हैं, नियम नंबर याद रखने चाहिए, अलग नोट करने चाहिए। तो धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।